नमस्ते दोस्तों, आज मैं विमल मिश्र जी के घर पे हूँ। ये मुलुंड में स्वप्न नगरी का वसंत गार्डन है। उसकी सिल्वर ओक बिल्डिंग में आप रहते हैं और मैं यहाँ इनके आवास पर पहले भी आ चुका हूँ, आज फिर आया हूँ 26 फरवरी 2022 को। और मैं इनके साथ थोड़ा सा इनकी लाइब्रेरी और इनकी बैठकी को आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मिरर में इमेज आ रही है, मेरी भी आ गई है इसमें। चलिए आइए विमल जी अपने लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो मेरी लाइब्रेरी है इसमें 90% किताबें पुरानी किताबें हैं और इसको मैंने तब से कलेक्ट करना शुरू किया जब मैं बनारस में था, BHU में पढ़ता था। उसके बाद मैंने शुरुआती पत्रकारिता वहीं से की। तो बहुत कम पैसे में जब मैं कॉलेज में था तो जो मुझे जेब खर्च मिलता था उसमें से कुछ पैसे निकाल करके मैं किताबें खरीदता था। जितनी पुरानी किताबों की दुकान वाले सब मुझे पहचानते थे, पुरानी चौपड़ी वाले, और मुझे देखते ही वो जो है समझते थे कि ये कुछ आ गया मेरा ग्राहक। तो बहुत गरीबी की हालत में मैंने ये सब किताबें खरीदी हैं। और उसके बाद ये सारी किताबें जब मैं बम्बई आया तो मैं उसको ले आया। फिर अभी आपको ये किताबें जो थोड़े नई रूप में दिख रही हैं, क्योंकि इनमें से कुछ किताबें तो 60-70 साल पुरानी भी हैं। इनका मैंने कायाकल्प किया है कि इनको मैंने फिर से बाइंड करवाया और इस पर नए लेबल लगाए इस तरह से। और करीब 20% किताबें, 25% किताबें इनमें नई भी हैं जो मैंने बम्बई में ख़रीदी हैं। तो एक किताबों का जो शौक़ था ये शुरू से ही था। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी पत्रकारिता की नींव में मेरे पढ़ने का ही शौक़ था, जिसकी वजह से मैं आया। क्योंकि मैंने जो है M.Com किया है। M.Com करने के बाद मैंने पत्रकारिता की। उस ज़माने में जब मैंने पत्रकारिता में आया तो ये लोग विश्वास नहीं करते थे कि कॉमर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई पत्रकारिता में भी आ सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पढ़ने लिखने का जो शौक़ था वही इस मेरी पत्रकारिता का मर्म है और अभी भी है। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसके पीछे मेरे लिखने पढ़ने का शौक़ ही। तो विमल जी, हम लोग मुंबई शहर के बारे में बात करेंगे। मुंबई शहर से आपका खास लगाव है और आप जिस शहर से आते हैं वह भी अपने आप में विश्व प्रसिद्ध शहर है। मुंबई बनारस से किस मायने में अलग है? मूल रूप से देखें तो ये दोनों शहरों का चरित्र एक जैसा है। मेरे ख्याल में भारत में इससे बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर शायद ही कोई दूसरे होगा। बम्बई जो कि काया में बनारस से कई गुना बड़ा है, लेकिन यदि आप वहाँ देखें कि किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, मुंबई में हर तरह के लोग रहते हैं। आप समझिए उत्तर भारतीयों की आबादी ही करीब 60 से 70 लाख है यहाँ पर। उसी तरह बनारस में महाराष्ट्रियों की आबादी काफ़ी है। आप ही देखिए कि हिंदी को जो सबसे बड़ा योगदान देने वाले जो लोग हैं, जो पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा नाम हिंदी पत्रकारिता का, बाबूराव विष्णु पराडकर, महाराष्ट्रीय थे, लेकिन वो बनारस में जाकर बसे और उन्होंने आज अखबार का संपादन किया और उन्हें हिंदी का सबसे गौरवशाली पत्रकार पुराने पीढ़ी का माना जाता है। इसी तरह आप देखिए दक्षिण भारतीय सुब्रमण्यम भारती तमिल के सबसे बड़े कवि हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? वो बनारस गए पढ़ने हैं। इसी तरह बंगाली साहित्य के शीर्ष नाम आप देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, जितने बड़े बड़े नाम हैं, सबकी जो कालातीत कृतियां हैं वो बनारस की पृष्ठभूमि पर हैं। शरद चंद्र मतलब बंगाली उपन्यास आप पढ़िए और उसमें काशी का उल्लेख ना हो। सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली, उनकी जो ट्रायलॉजी है उसमें से तीनों की शूटिंग बनारस में हुई है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सत्यजीत रे तो फिल्म विधा में। इसी तरह हर क्षेत्र में बंगाली, तमिल, उत्तर भारतीय तो खैर है ही है वहाँ, बाकी सब गुजराती। विश्व का सबसे प्रसिद्ध गुजराती हमारे प्रधानमंत्री
चुनाव जब उन्हें लड़ना हुआ तो वो बनारस गए लड़ने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो कभी कभी वहाँ जा कर के वहाँ भोजपुरी में बात करते हैं, बनारस वाले उनको बहुत लाइक करते हैं। इसी तरह ये कॉस्मोपॉलिटन होने का मतलब, लेकिन ख़ास बात यह है कि बनारस जाकर भी ये जो लोग दूसरे प्रांतों के लोग हैं, उन्होंने अपनी कल्चर को बनाए रखते रह करके वहाँ इस तरह से आत्मसात हो गए हैं जिस तरह आटे में नमक। उनकी जब वो घर में रहते हैं तो शायद वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, लेकिन बाहर जब आते हैं तो वो काशी का ही बोलते हैं। तो ये बनारस है। और बम्बई के बारे में तो खैर कहना तो सभी जानते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। हर क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आकर के अपना दबदबा मचाया है। तो शायद यही वजह थी कि एक बनारस का आदमी आकर के सारे कल्चरल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर वो बम्बई का भी उतना हो गया और बनारस का भी उतना हो गया। जब मैं बम्बई रहता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है और बनारस जा कर के मुझे बम्बई की याद आती है और मैं वहाँ ज़्यादा रह नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ की मिट्टी में प्रवेश करता हूँ मुझे फिर से बनारस की याद आने लगती है। विमल जी, मुंबई आप में खप गई कि आप मुंबई में खप गए? इसे आप दोनों तरह से कह सकते हैं। मुंबई में मैं खप गया क्योंकि रोज़गार की वजह से मुझे मजबूरी थी, जैसे कि बाहर से आने वाले सभी इस तरह से खप जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुंबई में आकर के कोई भी व्यक्ति, आप अपना अनुभव देखिए या किसी से पूछिए, पहला वर्ष आपको बहुत कठिन लगेगा। आपको लगेगा कहाँ आकर फंस गए, किस पहाड़ में आकर फंस गए। हम अपने छोटे शहर में एक आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन साल भर के भीतर जो आपको महसूस होता है ना, यहाँ अराजकता में भी ऐसा सुकून है। हर चीज़ अराजक होते हुए भी अपने आप व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है और हर व्यक्ति अपना योगदान देता है। ये मेरे ख्याल में और किसी दूसरे शहर में नहीं है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें बम्बई की खास बात लोग बताते हैं कि बस अड्डे पर अचानक अपने आप लोग लाइन लगा कर लेते हैं। ट्रेन में लोग पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार आप ट्रेन में घुस जाओ तो 5 मिनट बाद जो व्यक्ति आपको धक्का दे रहा था वही व्यक्ति आपके कंधे पर रह करके आपसे बात करता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस करने में साल भर लगता है। और फिर यदि आप साल भर यहाँ रह गए तो फिर आप बम्बई छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। यही वजह है कि यहाँ जो लड़कियाँ रहती हैं वो कभी बाहर शादी नहीं करती हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करती। लड़का भी यहीं नौकरी करना चाहता है कि नहीं। बाहर के लोगों को, जब वो बाहर के लोगों को शादी करके यहाँ लाते हैं तो वो साल भर रहने के बाद वो भी फिर उसी तरह के हो जाते हैं और फिर इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती है। आप देखिए ना, बनारस उत्तर भारतीय लोगों की आप शिकायत है कि उनका बच्चा जो है अपने उत्तर प्रदेश के या बिहार के गांव में जाना नहीं चाहता है। तो इसकी वजह यही है कि ये शहर यहाँ तरह तरह की परेशानियाँ झेलते हुए भी यहाँ जो एक सुकून है वो कहीं मिलता नहीं है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आप बम्बई को जितनी शिद्दत से महसूस करते हैं उतना बम्बई में रहते हुए महसूस नहीं करते हैं। मुंबई आपका अपना चुनाव है या फिर नौकरी की वजह से आप यहाँ आए? नहीं, मैं नौकरी की वजह से आया। मैं बनारस के आज अखबार में काम करता था। उसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया का एक विज्ञापन निकला और मैंने भर दिया और मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया। तो ये एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस था। एक बड़ी रोचक बात है कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू देने आया, उस ज़माने में 2 रिटन टेस्ट और 3 इंटरव्यू हुआ करते थे। तो जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था उसमें सारे दिग्गज लोग थे मेरा इंटरव्यू करने वालों में। SP सिंह थे, धर्मवीर भारती थे, हमारे संपादक विश्वनाथ जी थे, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ लोग थे, राम तरनेजा, ये सब बड़े नाम हैं। तो धर्मवीर भारती ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि विमल जी, आप एक छोटे शहर से आए हैं और बम्बई से तो उसकी कोई तुलना नहीं है, आप यहाँ किस तरह से एडजस्ट करोगे? तो मैंने साफ उनसे कहा कि सर,
मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं यहाँ आकर के अपने को सुधारना चाहता हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता हूँ। तो मेरा ये जवाब सुन के सभी लोग ठहाका लगा कर हंस दिए। और जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहा था तो बाहर जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पूछा मुझसे कि अंदर क्या पूछा जा रहा है, तो मैंने बता दिया मैं तो ये जवाब देकर आया। उन्होंने कहा अब तो जाने का टिकट करा ले, कोई इंटरव्यू में अपनी खामी बताता है, तुम जाओ। लेकिन मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ और अच्छे तरीके से हुआ, स्पेशल इंक्रीमेंट दे के हुआ और मुझे अच्छा लगा ये चॉइस। अभी तक मैं यहाँ था, इसका मतलब मैं खुश था। मुंबई पर लिखने की शुरुआत कैसे हुई और क्या संपादक जी ने आपको सलाह दी या आपकी इच्छा हुई कि मुंबई पर लिखा जाए? भी एक संयोग की बात है कि जब मैं बनारस में था तो मैं हमेशा, मैंने जो है वहाँ मैं सब एडिटर था, सीनियर पोजीशन पे था लेकिन सब एडिटर था और डेस्क पर काम करता था। लेकिन जो ही मैं बम्बई आया, हमारे संपादक ने मुझ में क्या देखा, उन्होंने मुझे तुरंत रिपोर्टिंग टेबल पर डाल दिया। श्री विश्वनाथ सचदेव जी ने रिपोर्टिंग टेबल पर डाल दिया। अब एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही विस्मय विमुग्ध था एक छोटे शहर से यहाँ आकर के, अब वो यहाँ पर 5 स्टार होटल्स में, फिल्म पार्टीज़ में घूम रहा था, अवाक था वो। पहला अनुभव मुझे याद है कि मुझे उन्होंने उस ज़माने में एक ईव्स वीकली की भी मिस इंडिया प्रतियोगिता हुआ करती थी, मुझे कवर करने उन्होंने ओबेरॉय होटल में भेज दिया मरीन ड्राइव पर। अब मैं वहाँ जा कर के अवाक हो गया कि वहाँ लिफ्ट का सिस्टम ही ऐसा था कि मैं जो हूँ 8वें या 9वें वाले पे, वहाँ पर जो सी डेक था वहाँ पर था, वहाँ जा कर के मैं किसी दूसरे माले पे चला गया। अब मैं किसी से पूछूं क्या, मैं फिर पैदल नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ के फिर इस तरह से गया। इस तरह के अनुभव मुझे हुए। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो उन्होंने रिपोर्टिंग टेबल पर डाला और चूँकि मैं कवर करने लगा तो इसलिए बम्बई से मेरा परिचय हुआ। और ये मेरा सौभाग्य था कि विश्वनाथ जी ने मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने अपने अखबार का, संडे का एक बहुत ही पावरफुल कॉलम मेरे ज्वाइन करने के 3 वर्ष के भीतर ही मुझे लिखने को दे दिया था, जिसका नाम था लोग। लोग ऐसे लोगों के बारे में था जो थैंकलेस जॉब करते हैं अपने मन की तरंग के लिए और दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। हर हफ्ते 3। और ये कॉलम मैंने 28 वर्ष तक हर रविवार बिना नागा लिखा। इसके बाद सन 2012 में मुझे संडे एडिटर बना दिया गया नवभारत टाइम्स का। तो संडे एडिशन निकालने की जिम्मेदारी जब मेरी हुई तब मैंने लिखना शुरू किया। और चूंकि उसे सिटी सेंट्रिक अखबार था इसलिए उसे लिखने के लिए मैंने खूब घूमना शुरू किया। इस दौरान मैं खूब घूमा और हर संडे को, मेरे कॉलम का नाम ही था संडे स्पेशल, जो मुंबई के ही किसी विषय पे मैं लिखता था। इस दौरान मैंने मुंबई में खूब घूमा। इसके बाद एक मंडे का भी कॉलम मैंने लिखा, कम्युनिटी कनेक्ट, मुंबई के कम्युनिटीज़ के बारे में। तो इस तरह से टोटल मिला के मैंने मुंबई पर 1000 या 1000 से ज़्यादा लेख नवभारत टाइम्स के कार्यकाल में लिखे। और इससे मेरा विजन काफ़ी बढ़ा चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मुंबई और दूसरे शहरों जैसा नहीं है। ये मिनी इंडिया सही मायने में इसे आप कह सकते हैं। लोग कॉलम आप लिखते थे वो मुश्किल से 150 शब्द का होता था। जी, 150-200 शब्द। जी। और उस 200 शब्द में आप लगभग व्यक्ति चित्र खींच देते थे जी, जो व्यक्ति समझ में आ जाता था। ये कौशल क्या था? क्योंकि मैं पत्रकारिता के छात्रों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कला क्या थी। इस कला में कुछ खास बात नहीं है, ये किसी को भी आ जाएगी। मेरा बस इतना कहना है कि आप पढ़ने की आदत डालिए। आजकल पत्रकारिता की विडंबना क्या है कि वो लोग सबसे ज़्यादा लिख रहे हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, और जो लोग सचमुच पढ़ते हैं वो लिखते नहीं हैं या फिर संपादक उनसे लिखवाने की फिक्र नहीं करता है। चूँकि मेरी माताजी एक बनारस में एक स्कूल में म्यूजिक की और संस्कृत की टीचर थी, वहीं पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी।
तो 6 वर्ष की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 10 वर्ष की उम्र तक हर रोज़ 8 किताबें पढ़ता था। छोटी बड़ी सब मिला के 8 किताबें पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था। खाते समय यदि मेरे सामने किताब ना हो, नीचे रख के ज़मीन पर बैठ कर खाते थे, तो मुझसे खाया नहीं जाता था। तो पढ़ने की जो मेरी आदत थी, 16 वर्ष की उम्र तक ऐसा हो गया कि उस लाइब्रेरी की सारी किताबें ख़त्म हो गई। तब मैंने अंदर अंधेरी कोठरी में जा कर के उसके लॉफ्ट में जो बहुत पुरानी मैगजीन रखी थी, सारिका, सरिता, मुक्ता, वो गर्द झाड़ झाड़ के पढ़नी शुरू की। तो ये जो मेरे जो लिखने की आदत है, चूँकि मैं खूब पढ़ता था, इसलिए वो मेरे शब्दों में आ बैठी। लिखते समय मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शब्द ऐसे होने चाहिए, भाव ऐसे होने चाहिए। कलम उठाई और लिखना शुरू किया और वो हो गया। लोक कलम में यही था कि कभी कभी उसके बारे में, ज़्यादातर तो मेरी कोशिश रहती थी कि ऐसे लोगों से व्यक्तिगत बातचीत की जाए, लेकिन कई बार ऐसे लोग तुरंत नहीं मिला और मजबूरी कॉलम की, हर हफ्ते 3 लोगों के बारे में लिख के देना ही है ना। तो कभी कभी मुझे उसके बारे में पढ़ना भी होता था। तो कभी कभी 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार शब्द पढ़ के मुझे वो 150 शब्द में लिखना होता था। तो वो मैं लिख लेता था, वो कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी मैं वैसा ही लिखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैंने जो एक लेख में एक बात लिखी है वो कहीं रिपीट ना हो किसी तरीके से। ये वो तो दिखता है आपके गागर में सागर, तो वो है। और आपने मुंबई के स्थानों पर लिखा है जी, मुंबई के व्यक्तियों पर लिखा है, यहाँ की संस्थाओं पर लिखा है, यहाँ के आचार व्यवहार पर लिखा है। मतलब कहने के मुंबई को हर रंग में, हर रूप में, हर मौसम में आपने पकड़ने की कोशिश की है। और एक संतोष तो रहा होगा आपको जी, कि मुंबई को आप ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, उसके रग रग को पहचानना, जी, वो आप पहचान सकते हैं। और शायद कोई मुंबईवासी भी इतने तरीके से और इतने रूप में अपने ही शायर को नहीं देख पाया हो। जी, ये खूबी है आप में। जी, धन्यवाद। तो ये गवेषणा जो आपके अंदर है, ये कहाँ से आई है? किसी स्कूल ने तो नहीं सिखाया? नहीं, स्कूल ने नहीं सिखाया मुझे। आप कह सकते हैं कि यहाँ चूँकि मैं रिपोर्टर था, यहाँ घूमते हुए जो मैंने इस शहर की जो अंदरूनी खूबसूरती देखी, मुझे ऐसा लगा कि विश्व में कोई दूसरा शहर जो मेरे मूल शहर बनारस की कमी पूरी कर सकता है। क्योंकि बनारस में भी 2 काशी, अरे बम्बई में भी 2 काशी हैं। एक वालकेश्वर में है और एक ठाकुर द्वार के पास में है। इनको बनारस की काशी ही कहते हैं जब आप घूमें तो मुझे ऐसा लगा कि ये, अब चूंकि मैं बनारस में हूँ नहीं और बम्बई में हूँ, तो मुझे उस तरह से पकड़ना है। मुंबई की सबसे बड़ी बात ने जो मुझे आकृष्ट किया वो थी इस शहर की मानवीयता। इस शहर को लोग पथरीला शहर कहते हैं, लेकिन जो लोग इसको जानते हैं वो जानते होंगे कि मैंने कई बार यहाँ डिजास्टर जैसी स्थिति हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, विस्फोट हुए। रिपोर्टर के तौर पर जब मैंने इन्हें कवर किया तो मैंने देखा, जब सीरियलाइज बम विस्फोट हुए थे 92 के, बम्बई के दंगों के बाद में 92-93 में, तो उस समय मैं शेयर बाज़ार में ही था, पहला विस्फोट वहीं हुआ था। बल्कि मैं जिस जगह था वहाँ का शीशा टूट करके मेरे सामने गिरा और नीचे उतर करके मैंने वो जो दृश्य देखा है। और उस आधे घंटे में, जब मैं शेयर बाज़ार से टाइम्स ऑफ इंडिया पहुंचा, उस आधे घंटे में जो मैंने दृश्य देखा, क्योंकि चारों तरफ विस्फोट होने शुरू हो गए थे। उधर एयर इंडिया में विस्फोट हो गया था, उधर प्रभा देवी में विस्फोट हो गया था, सेंचुरी बाज़ार में चारों तरफ से धमाके सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन 15 मिनट के भीतर मैंने देखा कि सड़कों के किनारे लोग जो है लाइन बना करके मदद देने को तैयार खड़े हो गए थे कि मेरा खून लो। खून रक्त देने के लिए अस्पतालों के बाहर ऐसी लाइन लगी कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई और इतना खून इकट्ठा हुआ कि बम्बई के काम नहीं आया, दूसरी जगह भेज देना पड़ा। तो बम्बई की जिजीविषा, बम्बई जैसा टेरर स्टिकन शहर और कोई दूसरा नहीं है जिस शहर ने देखा। सरकार इसके पहले आपकी मदद को आए, लोग एक दूसरे का हथियार और ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इस चीज़ ने मुझे इतना प्रभावित किया, तो मैंने सोचा कि मैं अगर अपने को समर्पित मुझे करना है तो मैं बम्बई को समर्पित करूं, और बम्बई के बारे में लिखने से बेहतर मुझे कोई माध्यम
लगा नहीं। और मुझे सौभाग्य है कि मेरे संपादकों ने मुझे ये अवसर दिया। और आपके लेखन में एक चीज़ मैंने गौर किया कि आप लिखते वक्त मीन में कम निकालते हैं, उसकी खूबियों की बात करते हैं, उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, जिस मानवीयता की बात आप करना है वो करते हैं। इसी मुंबई शहर के बारे में जब लोग बातें करते हैं या जिनको शिकायत है वो इसकी कमियों की बौछार लगा देते हैं। ये बनारस की आँख थी आपकी जो ऐसे देख पा रही थी, या फिर मुंबई की अंदरूनी खूबसूरती ऐसी ही है? आप इसे दोनों चीज़ें कह सकते हैं कि बनारस में तो ऐसा है कि गाली गलौज करेंगे आपसे, लेकिन दूसरे ही पल जो है आपके गले बहियाँ करके वो हो जाते हैं बनारस। बम्बई में भी ये खास बात है, आप लोकल ट्रेन में घुस के देखिए ना, आपको घुसने नहीं देंगे, है ना, लेकिन एक बार आप घुस जाइए तो आप उनका हिस्सा हो जाएंगे। फिर वो आपको बाई टर्न सीट भी देंगे, यदि वो कुछ खा रहे हैं तो आपको ऑफ़र भी करेंगे। तो ये दोनों शहरों की जो मेन चीज़ है वो चीज़ थे। और ये जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं शायद उसमें मेरे लोक कॉलम का भी असर था, क्योंकि वो केवल पॉजिटिव लोगों के बारे में ही था, पॉजिटिव कॉलम था, अच्छे लोगों के बारे में, थैंकलेस जॉब कर रहे लोगों के बारे में। इस तरह के बड़े लोग लिखने के दौरान मैं अनुभव आपको बताऊं तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे लोग यहाँ पर हैं। एक अनुभव है, एक राजू भाई पानीवाला नाम का एक व्यक्ति था, जिससे कि मैं जब मुलुंड से ट्रेन पकड़ता था तो मैं देखता था कि वो सबको पानी पिलाता। एक साथ वो 20-25 बोतल लेकर आता था और सबके पानी पिलाता, चाहे किसी को प्यास लगे कुछ सबके पास। उसका नाम ही हो गया था राजू भाई पानीवाला। तो मैंने देखते देखते एक बार अपने लोक कॉलम में उसे लिख दिया। एक दिन नीचे सिक्योरिटी से फ़ोन आया कि आपसे कोई मिलने आया। मैं जाकर देखा तो राजू भाई पानीवाला थे। वो मुझ पर बिगड़ गए कि मैं तो ये काम स्वांतः सुखाए करता था, इसके लिए मैं जो हूँ कोई नाम नहीं चाहता था, किसी किस्म का प्रतिदान नहीं चाहता था। आपने लिख करके जो है मेरे निस्वार्थ उसमें आपने वो कर दिया है, आपने ऐसा क्यों लिखा। आज जब पूरी दुनिया पब्लिसिटी के लिए मरे पड़ रही है, ऐसा एक आदमी था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। लोक कॉलम में एक क्राफर्ड मार्केट की एक भिखमंगिन महिला के बारे में मैंने लिखा था, जो रोज़ जितना भीख मांग कर कमाती थी, जब तक वो 4 बच्चों को खिला नहीं लेती थी तब तक वो खुद नहीं खाती थी। ऐसे मुंबई को बनाने वाले ऐसे लोग हैं। आप किसी का भी अनुभव पूछ लीजिए, बम्बई जैसा शहर कोई नहीं है कि आप कहीं से भी चले आओ। यहाँ पर राजनीतिक बवाल भी कई बार होते हैं, लेकिन एक बार आप यहाँ आ गए तो आप भूखे नहीं मरोगे। ये बम्बई आपके पेट पालने का इंतज़ाम करती है, आपको रोज़गार भी देती है, और फिर आप कुछ समय बाद इस लेवल के हो जाते हो कि आप बम्बई छोड़ के जाना नहीं चाहते हो। आप वहाँ से और लोगों को बुलाते हो जो यहाँ आकर के फिर बम्बई के रंग में उसी तरह रंग जाते हैं। तो मुंबई के बारे में कुछ पुस्तकाकार लिखने की इच्छा है या नहीं है, या जो लेख आपने लिखे हैं उनको संग्रहित करने का कोई मन हो? इस बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, शुरू से ही मुझे करीब 15-20 वर्ष से लोग कह रहे हैं, प्रकाशकों ने भी संबंध किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी मैं उन लेखकों को लेकर बैठता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लिखूँ। 1000 लेखों को मैं किस तरीके से क्रमबद्ध करूँ, क्योंकि यदि मैं खाली शब्द के हिसाब से लिखना चाहूँ तो 25-30 किताबें बन जाएंगी उसकी। लेकिन फिर भी अब मैंने उस दिशा में कम से कम शुरुआत की है, तो हो सकता है कि आप साल भर के भीतर कोई खुशखबरी सुने इस बारे में। तो मुंबई प्रवास आपके लिए, या प्रवास क्या, तो आवास है आपका ये जी, तो कितना संतोषजनक है, कितनी संतुष्टि दे पाया आपको, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपने यहीं रहना तय किया है? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बल्कि और किसी दूसरे शहर में मैं रह सकता हूँ। इवन अपनी काशी में भी जा कर के मैं 1 महीने से ज़्यादा लगातार रह सकता हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। ये शहर ऐसा है, और मेरे ख्याल में ये मेरा नहीं, जो लोग बम्बई आकर रहे हैं उनका यही अनुभव होगा। तो इस लंबे कार्यकाल कह लें या जो मुंबई का समय है, इसमें कौन लोग आपके सहचर रहे हैं, किन लोगों का साथ मिला है आपको, किनका गाइडेंस मिला है आपको? ऐसे कुछ नाम अगर आप लेना चाहें, उनको धन्यवाद देना चाहें। बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ पर जब मैं रिपोर्टर बना तो
स्पेशलाइजेशन के हिसाब से मुझे 2-3 बीट दी गई। उसमें एक रेलवे था, रेलवे पे जिस पर कि मैंने एक बुक भी लिखी भारतीय रेल के लिए, काफ़ी टेबल बुक जिसका नाम है मुंबई लोकल। इसके बाद मैं डिफेंस मेरी दूसरी बीट थी, जिसके रूप में मुझे पूरे भारत के जो अग्रिम सीमा क्षेत्र हैं उनमें घूमने का मौका मिला। और मैंने वार करेस्पॉन्डेंट कोर्स करने वाले बड़े विरल लोगों में से हूँ जिन्होंने 1.5 महीने का कोर्स किया है। इस तरह का हर चीज़ मैंने कोशिश की कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई, मैंने रिपोर्टर के रूप में मैंने बम्बई में हर फील्ड कवर किया। मैंने BM बम्बई महानगर पालिका कवर किया है, विधानसभा कवर किया है, मंत्रालय कवर किया है, टेक्निकल चीज़ों पर मैं लिखता रहा, धार्मिक चीज़ों पर भी मैं लिखता रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये स्पेशलाइजेशन का युग ज़रूर है पत्रकारिता में, लेकिन जानकारी आपको सब चीज़ की होनी चाहिए। शायद इसीलिए मेरे संपादकों ने मुझे सिटी एडिटर बनाया और फिर मैं बाद में संडे एडिटर बना, जिस दौरान मुझे मेरी ज़िंदगी का जो सबसे संतोषजनक समय है उस सन 2012 से लेकर के 2018 तक है, जब मैं रिटायर हुआ। इस दौरान मैंने अपने संडे नवभारत टाइम्स का संडे स्पेशल जो हर हफ्ते लिखा, मंडे का कम्युनिटी कनेक्ट लिखा, लोग मैंने 28 वर्ष तक लिखा। और इस दौरान मैंने मुंबई के हर पक्ष पर लिखा, हर पक्ष पे लिखा। और पॉजिटिविटी की बात आप जो बोल रहे हैं उसकी वजह यही है कि लोग कॉलम मैंने जो लिखा वो पॉजिटिव मोड का था। जी शुक्रिया विमल जी, और इतनी आत्मीय बातचीत के लिए। और कह लें कि आपने अपने मन की भी बात कह ली है थोड़ी सी, और मेरी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। और भी जिज्ञासाएं लोगों की होंगी। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अगर वो देखें सुनें तो अपने सवाल वहाँ छोड़ दें, ताकि मैं अगली बार जब आपसे मिलूँ तो उन सवालों के जवाब भी उन तक पहुँचा सकूँ। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और आप यूँ ही अध्ययनरत रहें, लेखनरत रहें और स्वस्थ रहें। जी धन्यवाद।